Green World Publications. नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं तस्लीमा मंसूरी स्वागत करती हूँ आप सभी का। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तबीयत बहुत अच्छी होगी और एग्जाम भी बहुत अच्छे से जा रहा होगा। हम बस अपने चैप्टर के बिल्कुल सेकेंड लास्ट क्लास है एंड आई प्रॉमिस कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मानव स्वास्थ्य और रोग वाला जो चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज वाला है जो चैप्टर है बच्चों, इसमें हमने क्या डिस्कस किया हुआ है। कल की क्लास में हमने इसमें कैंसर के बारे में डिस्कस कर लिया है। कैंसर कैसे होता है, क्या इसके फैक्टर्स हैं, कैसे ट्रीट किया जाएगा, सिम्टम्स क्या होगा। ट्रीटमेंट अभी नहीं डिस्कस किया हुआ है, आज ट्रीटमेंट भी डिस्कस कर लेंगे। और एक और मेजर और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो रोग है जिसको हमें जाने हुए, जिसके बारे में हमें पता चला हुआ है, बहुत ही रिसेंट पता चला था, 1981 में इसके बारे में पता चला था। क्या है वो? एड्स के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, सारा डिटेल्स आज एड्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ड्रग्स वाला जो टॉपिक है वो हो जाएगा, देन चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि कैंसर तो हो गया, सिम्टम्स भी हमने देख लिया। सो मेनी कार्सिनोजन फैक्टर्स थे जो जिनकी वजह से कैंसर से कोई व्यक्ति क्या हो गया है, ग्रसित हो गया है। तो अब उसको ठीक कैसे किया जाएगा? देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपने सुना होगा कि 3rd स्टेज में कैंसर है, 4th स्टेज में कैंसर है, 2nd स्टेज में कैंसर है, राइट। तो ये स्टेजेस क्यों दिखा जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन कह सकते हो आप, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण जो हो रहा है और संक्रमण कितना सीवियर है, कितना समय हुआ है संक्रमण हुए, कितना ज़्यादा उसने प्रभावित अंग को, मतलब जो संक्रमित अंग है उसको कितना प्रभावित किया हुआ है, इन सब के बेसिस पर क्या किया जाता है, कहा जाता है कि 1st स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज एंड ऑल, ये सब बातें कही जाती हैं। ठीक है, तो 3rd स्टेज एंड 4th स्टेज वाला माना जाता है कि ये डेडली है एंड अनट्रीटेड है, इसका अब कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। हालांकि डॉक्टर्स दवाइयाँ देते हैं ताकि बीमारी की वजह से होने वाला जो पेन है उसको कम किया जा सके एंड जो ग्रसित पर्सन है, जो ग्रसित व्यक्ति है, उसको तकलीफ थोड़ी कम हो सके। ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, शुरुआती स्टेज में है, तो इसका ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। ठीक है, कीमोथेरेपी के बारे में नाम सुना होगा। देखो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसके प्रभावित अंग पर क्या किया जाता है, एक्सरेज की हेल्प से देखा जाता है कि कहाँ पर कितना प्रभाव हुआ है। देन उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, बहुत सारी एक्सरेज से भी उन सेल्स को क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं। इम्यूनोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है एंड ऑल। ये देखिए आपका है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या किया जाएगा बच्चों, जो आपके कुछ रासायनिक यौगिक होते हैं एज एन मेडिसिन उनका यूज़ किया जाता है और जो प्रभावित अंग है उस पर इसको क्या करा जाएगा, आपके कुछ मेडिसिन को क्या करा जाएगा, डाला जाएगा विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज एंड सर्जरी किया जा सकता है। जो प्रभावित अंग है उसको काट करके क्या करेंगे, निकाल देंगे। ठीक है ना। एंड रेडियोथेरेपी की जाती है। रेडियोथेरेपी में क्या होगा, जो आपका अफेक्टेड ऑर्गन है एक्सरेज की वजह से क्या करेंगे, उस सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे ताकि अन्य भाग को वो प्रभावित ना कर सके। इम्यूनोथेरेपी होती है, वाई इंटरफेरॉन्स, आपके ऐसे इंटरफेरॉन्स जाएंगे जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कराएंगे। एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को हम क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे ताकि क्या हो सके, प्रभावित अंग का ट्रीटमेंट किया जा सके। ठीक है ना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वगैरह ये सब इंड्यूस की जाती है इनके प्रोडक्शन को। अब बात करते हैं हम किसकी, एड्स के बारे में बात करती हैं। सबसे पहले बच्चों एड्स का नाम बहुत ही बड़े लेटर में लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है ना, ये क्या है बच्चों, ये डिजीज नहीं है, ये क्या है, इसके देखो इसका नाम का थोड़ा सा इसके नाम को तोड़ते हैं हम और पता करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो नाम से पता चल रहा है, हिंदी में हम इसको कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। सबसे पहले इस बात को समझो, प्रतिरक्षा न्यूनता और उपार्जित, यानी कि ये हमारी बॉडी में बाहर से तो आ रहा है, हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, बाहर से आ रहा है और ये क्या काम करेगा, कुछ ऐसा फैक्टर है जो हमारे शरीर में एंटर कर गया और इसने हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करा है, प्रभावित किया हुआ है। इसने हमारे इम्यून सिस्टम को क्या किया हुआ है, नष्ट किया हुआ है या उनकी ताकत को कम करने की कोशिश किया हुआ है, ताकि अगर कोई दूसरा बैक्टीरिया, कोई दूसरा पैथोजन हमारे शरीर पर अटैक करे, दैट मीन्स इन्फेक्शन करे, तो वो तुरंत हमारे क्या करे, हमें बीमार कर सके, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी क्या हो चुकी है, वीक हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो एड्स में क्या होता है, एड्स खुद में एक बीमारी नहीं है,
एड्स क्या है बच्चों? एड्स एक ऐसा लक्षण है जो क्या करेगा, आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को, इम्यून सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ताकि दूसरी बीमारी से आपका शरीर बिल्कुल क्या हो सके, ग्रसित हो सके। टीबी हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, कॉलेरा हो जाएगा, सो मेनी डिजीजेज आपकी बॉडी में आ जाएंगी, जिससे धीरे 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 आपका शरीर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा एंड लास्टली आप मतलब क्या हो जाएगा, जो ग्रसित व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला केस कहाँ पर देखा गया था एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम का? फुल फॉर्म याद रखो, मे बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकता है, नीट हो या कोई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जहां पर आपका साइंस का पोर्शन आता है उसमें पूछ लेगा। सो रिमेंबर कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ठीक है ना, ये इम्यूनो है, देन इसमें डेफिशिएंसी वर्ड अटैच्ड है, बड़े वर्ड्स हैं, तोड़ लो याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको 1981 में 1981 में अमेरिका में देखा गया था, है ना। कहाँ पर देखा गया था? अमेरिका में कुछ यंग लड़के थे, वहां पर इस केस को देखा गया था। लेकिन शुरुआत में जब ये केस पता चला तो ये नहीं पता चला था कि ये एड्स ही है, तुरंत इसको एड्स का नाम नहीं दिया गया था। ये सोचा गया कि ये क्या है, कुछ फंगल इन्फेक्शन है, कुछ कवक ने इसको इन्फेक्ट किया हुआ है। ठीक है ना, स्टार्टिंग में इसको क्या समझा गया, फंगल इन्फेक्शन है ये बच्चों। फिर बाद में सोचा गया कि ये कोई न्यूमोनिया से रिलेटेड डिजीज है, देन इसको समझा गया कि ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका एक स्पेशल टाइप का क्या है, कैंसर है, कापोसा सार्कोमा क्या है, ये टिश्यू से रिलेटेड कोई कैंसर है। बाद में बच्चों इसके बारे में पता चला, ल्यूक मॉन्टेग्नियर करके एक, हिंदी में नाम लिखिए, ल्यूक मॉन्टेग्नियर, ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि जो ये बीमारी हो रही है ये एक स्पेशल टाइप के वायरस की वजह से हो रही है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा है, वीक कर रहा है। तो उसका नाम रखा गया HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस, नॉट, आई एम सॉरी आई सेड सिंड्रोम, ये वायरस है बच्चों, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसकी वजह से। लेकिन शुरुआत में इस वायरस का भी नाम दूसरा था। क्या नाम था इसका नाम? इसका नाम था HCLV नाम था। इसका नाम क्या है, नाम लिख लीजिए, ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस। क्योंकि देखो उन्होंने पकड़ा तो बिल्कुल सही था, उन्होंने इसके कारण को तो बिल्कुल सही पकड़ा कि ये क्या काम कर रहा है, आपकी बॉडी के WBCs को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है, और WBC के स्पेशल टाइप के सेल्स को, T हेल्पर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है, जो क्या करते हैं, जो दूसरे आपके T किलर सेल्स को जगाते हैं कि भैया हमारे शरीर में कोई समस्या आ गई है, जल्दी जल्दी इसको ठीक करो, इन सबको मार करके भगाओ। तो T हेल्पर सेल ही नहीं रहेगा तो T किलर सेल को मैसेज ही नहीं जाएगा एंड आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ठीक है, तो अभी समझो कि शुरुआत में क्या हुआ था, 1981 में अमेरिका में एड्स का सिम्टम्स या एड्स के केसेस देखे गए थे कुछ लोगों में, और सबसे पहले इसको बंदर में देखा गया था। सबसे पहले इसको किस में देखा गया था, बंदर में। दोबारा से इसको किस में देखा गया, वहां के कुछ व्यक्तियों में ये एड्स का केस देखा गया। शुरुआत में इसके बारे में किसी को पता नहीं था, एक नई बीमारी थी, जैसे कोरोना वायरस के बारे में किसी को नहीं पता था, नए तरह के सिम्टम्स आ रहे थे, नया बहुत सारी चीज दिख रही थी, पैंडेमिक भी बन गया था। इसी तरीके से एड्स भी उस टाइम पे एक महामारी जैसा फैला था। ये बाकी अदर आपके कॉन्टिनेंट्स में भी आया, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, तो शुरुआत में ये क्या था, एक फंगल डिजीज माना गया, और न्यूमोनिया से रिलेटेड सिम्टम्स देखा गया इसमें, तो उसको न्यूमोनिया से रिलेटेड बीमारी मान ली गई, इसको कैंसर से रिलेटेड बीमारी मान ली गई। देन उसके बाद में ल्यूक मॉन्टेग्नियर बताते हैं कि ये जो बीमारी हो रही है एक स्पेशल टाइप के वायरस की वजह से हो रही है। ये वायरस आपका क्या है, ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस है। यही ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस क्या बन गया, HIV वायरस बन गया। इस HIV का नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम नाम है। ये क्या कर रहा है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, आई एम सॉरी मेरे मुंह से बार बार सिंड्रोम निकल रहा है, आई एम सॉरी, यस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है ना, ये क्या काम कर रहा है,
मनुष्य के इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है, कम कर रहा है, क्षीण कर रहा है ये वायरस। तो HIV क्या है? हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ अब जरा सा और मैं बता देती हूँ, देन आई विल कम टू द स्लाइड और मैं इसको पढ़ूंगी। तो HIV है कैसा? HIV के बारे में फिर क्या किया जाने लगा? बात किया जाने लगा एंड HIV पर स्टडी भी चलने लगी। तो HIV का जरा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ऐसा क्या है इस HIV में भाई जो बीमार कर रहा है। तो HIV का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बच्चों, 3 लेयर का है, ये 3 लेयर का है। ये इसका कोर है जिसमें आपके एंजाइम्स भरे हुए हैं, एंजाइम्स, जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है, RNA। ठीक है, और ये आपका जो बाहरी वाला है, बाहर वाला ये आपका मैट्रिक्स है, ये यहाँ पे बीच वाला, नॉट आउटर मोस्ट, बीच वाला जो है ये है मैट्रिक्स। इसमें प्रोटीन भरा हुआ है, P17 भरा हुआ है। इसके आउटर लेयर में P24 भरा हुआ है बच्चों। इसका आउटर लेयर जो है ये P24 है। ठीक है, जो बिल्कुल बाहर का दिख रहा है ये लेयर बच्चों, यहाँ पर आपके फास्फोलिपिड्स हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों? फास्फोलिपिड्स हैं। और ये फास्फोलिपिड्स डबल लेयर्ड फास्फोलिपिड्स हैं। ये 2 टाइप के इस पे आपके फास्फोलिपिड्स होते हैं। एक होता है P41 होता है बच्चों, और आपके क्या होते हैं, एक होता है P120 होते हैं। ठीक है, ये क्या काम करेंगे? ये बच्चों यही क्या करेंगे? होस्ट सेल से अटैच्ड होने का काम करते हैं। ये क्या काम करेगा? ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये होस्ट सेल से अटैच्ड हो जाता है, यही होस्ट सेल से जुड़ जाएगा। जब ये होस्ट सेल से जुड़ जाता है तो जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल में चला जाएगा, और होस्ट सेल में जैसे ही जाएगा इसके पास दरअसल जो जेनेटिक मटेरियल है ना, बड़ा स्पेशल टाइप का जेनेटिक मटेरियल है। इस HIV को ना कहा जाता है, इसको रेट्रोवायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेट्रोवायरस, पश्च विषाणु कहते हैं इसको, पश्च विषाणु। पश्च विषाणु का मतलब क्या है? रेट्रोवायरस का मतलब क्या है? जब मैंने आपको आई थिंक जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ाया था, मैंने जब रेप्लिकेशन में पढ़ा रही थी आपको, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बारे में, तो रेट्रो वर्ड जो है ये कहा जाता, ये रेट्रो का मतलब होता है पीछे जाना। थोड़ा सा रेट्रो का मतलब होता है पीछे जाना। तो पीछे जाने का मतलब क्या है? वायरस में मोस्टली क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल RNA प्रेजेंट होता है। RNA क्या काम करेगा बच्चों? RNA आपका ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। मतलब RNA से क्या बनता है बच्चों? RNA क्या करेगा? सबसे पहले DNA बनाने का काम करता है। तो जो हम क्या कहते हैं, अभी तक जो सेंट्रल डॉगमा बायोलॉजी है वो क्या कहती है कि DNA से RNA बनेगा, बट सर्टेन ऐसे RNAs होते हैं जो DNA बनाने का काम करते हैं। तो HIV का जो RNA है ये सबसे पहले क्या बनाएगा? RNA से DNA बनता है। यहाँ पर सबसे पहले RNA से डबल स्ट्रैंडेड DNA बनेगा या कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनेगा। यहाँ पर इसमें जो RNA है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, एक ही सूत्र होता है RNA का। ठीक है, अब यहाँ से DNA बन गया, ये DNA होस्ट सेल के अंदर चला जाएगा। ये जो DNA है ये होस्ट सेल के अंदर चला जाएगा। होस्ट सेल के अंदर जैसे ही जाएगा तो क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होकर के क्या बन जाएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बन जाएगा। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जैसे ही बन गया ये क्या करेगा? ढेर सारे वायरस के सेल्स बनाना शुरू कर देगा, ढेर सारे वायरस के सेल्स बनाना शुरू कर देगा। मैंने थोड़ा सा इसका इन्फेक्शन का मोड भी अभी यहीं पर डिस्कस कर लिया हुआ है। अब जरा सा वापस इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो ऐसे कौन कौन से एंजाइम है जो इसके कोर में प्रेजेंट है? और जेनेटिक मटीरियल क्या है? रेट्रोवायरस। क्या है बच्चों? सिंगल स्ट्रैंडेड, नॉट रेट्रोवायरस, ये तो पूरा इसका नाम है। जस्ट 1 सेकेंड। इसका
इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के दो लेयर, दो चेन्स प्रेजेंट है, कह सकते हो, दो चेन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें एंजाइम होते हैं, स्पेशल टाइप के एंजाइम्स हैं। प्रोटीएज एंजाइम होता है, प्रोटीएज एंजाइम होता है जो कि पैकेजिंग में, इस सेल के पैकेजिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा इंटीग्रेज एंजाइम होता है, इंटीग्रेज, ये क्या काम करेगा, ये इस डीएनए के होस्ट सेल से जुड़ने का काम करता है, डीएनए का होस्ट सेल से जुड़ने का काम करता है। और कौन है बच्चों, और है आपका ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्टेज जो कि ट्रांसक्रिप्शन कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के आपके एंजाइम्स भी मौजूद है। कौन कौन से, प्रोटीएज मौजूद है, इंटीग्रेज मौजूद है, और कौन है, ट्रांसक्रिप्टेज मौजूद है ना। ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि वायरस का, जो HIV वायरस है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या मौजूद होता है। एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिए। कोर में क्या मौजूद है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के 2 चेन्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा इसमें 3 टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। प्रोटीएज एंजाइम मौजूद है, इंटीग्रेज एंजाइम मौजूद है, और ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद है। इसके अलावा क्या है, इसकी बाहरी लेयर जब आप देखेंगे, जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, इसमें 2 टाइप के प्रोटीन से ये बना हुआ है। पी आपका 14 है एंड P17 है, P24 है। और क्या है बच्चों, एकदम आउटर मोस्ट जो लेयर है वो तुम्हारा डबल लेयर्ड फास्फोलिपिड से बना हुआ है, जो P41 एंड क्या है, P120 के फास्फोलिपिड से बना हुआ है। ठीक है, ये जो डबल लेयर्ड आपका फास्फोलिपिड है, ये क्या काम करता है, होस्ट सेल से अटैच्ड होने का काम करता है। अब जरा सा मैं इसको पढ़ूंगी और आप इतना देखिएगा, देन हम डिस्कस करेंगे इसके इन्फेक्शन का मोड क्या है, जो कि अभी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस भी किया हुआ है। ठीक है, चलो। एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम नाम है, राइट। यह क्या है, HIV की वजह से होता है। HIV क्या है बच्चों, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, उपार्जित, उपार्जित। जेनेटिकल डिजीज नहीं है, जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं होता है। इम्यूनो डेफिशिएंसी क्या कर रहा है, आपकी इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है। ठीक है बच्चों, इस एड्स का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यह पॉलीमॉर्फिक होती है, बहुरूपी होती है, जो कि गंभीर रोग हो जाता है। रोग तो नहीं है, ये विभिन्न प्रकार के गंभीर रोगों को और उकसाती है कि आओ, इस शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, अब तुम लोग इसको आराम से बीमार कर सकते हो। ठीक है, सो एड्स का सर्वप्रथम 1981 में यूएस में इसका देखा गया था एंड ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने इसके फैक्टर का मतलब कॉजिंग एजेंट का के बारे में बताया हुआ था। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं आपकी, कॉजिंग एजेंट के बारे में बताया हुआ था। 1986 में इंडिया में केस देखा गया था बच्चों, इंडिया में चेन्नई में एड्स का केस देखा गया था 1986 में। RNA रेट्रोवायरस के संक्रमण से यह रोग होता है। HIV जो है कैसा है, रेट्रोवायरस है। एड्स वायरस या मानव प्रतिरक्षा विषाणु जो है आपका मतलब हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु है। ये क्या काम करता है, ये आपके शरीर के T4 लिम्फोसाइट्स के स्पेशली हेल्पर सेल को, T हेल्पर सेल को अफेक्ट करता है, T हेल्पर सेल को मारना शुरू कर देता है, T हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। जब T हेल्पर सेल का जो संख्या है वो 200 मिलीमीटर क्यूब पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड जो होता है, उसमें अगर 200 से भी कम संख्या अगर टी हेल्पर सेल्स की हो गई तो इंसान जो है, जो व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा, उसमें HIV के सिम्टम्स दिखने लगते हैं, HIV का लक्षण दिखने लगता है। ठीक है, अब चलिए जरा इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। तो 0.1 से लेकर 0.15 माइक्रोमीटर, ऑलमोस्ट 100 से 150 मिलीमीटर नैनोमीटर व्यास का ये गोलाकार विषाणु होता है। सर्कुलर इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या क्या है, सेंट्रल कोर होता है, कैप्सिड होता है जो प्रोटीन का बना होता है, एंड लाइपोप्रोटीन एनवलप, यस लाइपोप्रोटीन एनवलप होते हैं। एक्चुअली आई गेस आई एम सॉरी फास्फोलिपिड पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से चल रहा था, लाइपोप्रोटीन एनवलप होता है। ठीक है ना, जो बाहरी ये लेयर था, ये जो बाहरी लेयर है ना, मेरे दिमाग में फास्फोलिपिड क्या चलता रहता है, लाइपोप्रोटीन एनवलप है बच्चों।
ठीक है, इसमें आपके क्या है, लिपिड्स एंड प्रोटीन है, नॉट फास्फोलिपिड है, ये क्या है, लिपिड और प्रोटीन है। तो इस पे प्रोटीन कौन से, 41 एंड P120 टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि होस्ट सेल से अटैच्ड होने का काम करेगा। प्लीज एक बार ध्यान से सुन लो, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ था। लाइपो आउटर लेयर जो होता है वो लाइपोप्रोटीन का बना होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन जो ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, इस पे प्रोटीन जो है वो P41 और P120 टाइप का होता है जो कि क्या करेगा, होस्ट सेल से अटैच्ड रहता है। चलो आगे आ जाओ। सेंट्रल कोर में क्या है बच्चों, इसमें HIV का जीनोम, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की 2 समान आइडेंटिकल श्रृंखलाएं होती हैं, 2 चेन्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, इंटीग्रेज एंजाइम होता है, प्रोटीएज एंजाइम होता है, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है, ये आपके RNA से DNA बनाने का काम करेगा। इंटीग्रेज एंजाइम क्या करेगा, होस्ट सेल से अटैच्ड होने में मदद करेगा। प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, सेल्स की बाइंडिंग में, पैकेजिंग में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, कैप्सिड की बात कर लेते हैं, जो कि कोर को क्या करता है, कवर किए रहता है। तो यह विषाणु के केंद्रीय कोर को क्या करेगा, चारों ओर से एक सुरक्षात्मक आवरण देता है। ये न्यूक्लियो कैप्सिड इसको कहते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, 2 टाइप के लेयर्स होते हैं। जो आउटर लेयर होता है इसमें प्रोटीन के P24 वाला होता है, एंड इनर लेयर में P17 वाला प्रोटीन का लेयर होता है, ठीक है, ये देख लीजिए। एंड बिल्कुल आउटर मोस्ट एरिया किसका बना होता है, लाइपोप्रोटीन का बना होता है। इसमें नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें प्रोटीन का GP41 एंड क्या होता है, GP120 होता है, ठीक है ना। यही क्या काम करेंगे, ये GP41 एंड GP120 ये क्या काम करते हैं, यही होस्ट सेल से अटैच्ड होने में मदद करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये लिपिड के बाइलेयर्स हैं आपके, ये आपके क्या हैं, प्रोटीन्स के लेयर्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये कोर है, जेनेटिक मटेरियल अंदर भरा हुआ है, यहाँ पे क्या है, आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, लाइपोप्रोटीन के बारे में देख लो। HIV का बाहरी भाग होता है जो होस्ट सेल को, पोषद कोशिका की कला को क्या करता है, व्युत्पन्न फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से। यहाँ पर क्या करेगा, HIV का लाइपोप्रोटीन जो है वो ह्यूमन सेल के फास्फोलिपिड से क्या करेगा, जुड़ा रहेगा। HIV का लाइपोप्रोटीन ह्यूमन सेल के फॉस्फोलिपिड से क्या करेगा, अटैच्ड हो जाएगा। कैसे अटैच्ड होगा, वो ढूंढेगा कि कुछ सेल में, कुछ स्पेशल टाइप के सेल में कहीं बायो रिसेप्टर कहीं पे रिसेप्टर्स हैं क्या, जहाँ पे रिसेप्टर मिलेगा वहां पर वो अटैच्ड हो जाएगा। चलिए देखिए, ये क्या कह रहा है कि होस्ट सेल की कोशिका कला से व्युत्पन्न फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है। इसमें 2 प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, GP41 एंड GP120। यह दोनों ग्लाइकोप्रोटीन मिलकर के घुंडीनुमा नुकीली संरचनाएं बनाती हैं, ठीक है ना। इनको क्या कहते हैं बच्चों, पेप्लोमर्स कहते हैं। ये क्या होती हैं, पेप्लोमर्स होती हैं। ये क्या करेंगी, वायरस कण को पोषद कोशिका से जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। आ जाइए, ये आपके रेट्रोवायरस हैं, ये तुम बता चुके हो। चलो आगे आ जाओ। अब जरा देखते हैं कि ये आपका HIV वायरस इन्फेक्शन कैसे फैलाता है। देखो सबसे पहले जस्ट 1 सेकेंड, कहीं पर, चलो हाँ यहीं पर हम डिस्कस करते हैं कि HIV का इन्फेक्शन कैसे होता है। देखिएगा, HIV आपका क्या करेगा बच्चों, ये क्या करेगा, ये ऐसे सेल्स को ढूंढेगा जहां पर रिसेप्टर्स मौजूद हों। ये रिसेप्टर्स कौन से होंगे बच्चों, लिम्फोसाइट्स के सेल्स को ढूंढेगा। ये किसको ढूंढेगा, लिम्फोसाइट्स के सेल्स को ढूंढेगा। तो कुछ मैक्रोफेजेस होते हैं, भक्षाणु जिनको कहा जाता है, कुछ मैक्रोफेजेस होते हैं। आपके T हेल्पर सेल्स होंगे, कुछ T हेल्पर सेल्स होंगे एंड डेंड्राइट्स होंगे बच्चों, ठीक है। सबसे पहला ये क्या करेगा, HIV इस मैक्रोफेज को अटैक करेगा। सबसे पहला HIV क्या करेगा, इस मैक्रोफेज से आकर के जुड़ जाएगा
और यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को इंसर्ट करा देगा इस मैक्रोफेज में। और ये मैक्रोफेज क्या करता है, एक पैसेज प्रोवाइड करता है, मतलब एक कह लो कि बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है, जहाँ पर डीएनए क्या होता है, वापस ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बना लेता है और यहाँ से ढेर सारे HIV के सेल्स बन जाते हैं, ढेर सारे HIV के सेल्स बन जाते हैं। अब ये जो आपके ढेर सारे HIV के सेल्स बने, ये आपके क्या करेंगे, किसको मारने का काम करेंगे, टी हेल्पर सेल्स को मारना शुरू कर देंगे। बहुत सारे HIV बन गए, बहुत सारे HIV के वायरसेस बन गए, एंड देन ये किस पर अटैक करेंगे, टी हेल्पर सेल्स को ढूंढ ढूंढ करके मारना शुरू कर देते हैं। टी हेल्पर सेल हमारा मर गया, तो टी हेल्पर सेल क्या कर रहा है, ये आपके बी सेल्स को भी जगाने का काम कर रहा है, टी किलर सेल्स को भी जगाने का काम कर रहा है कि भैया उठो, जल्दी जल्दी से एंटीबॉडीज बनाना शुरू करो और मारना शुरू कर दो। लेकिन टी हेल्पर सेल्स ही जिंदा नहीं रहेंगे, यही मर जाएंगे, तो ना एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो पाएगी, ना ही टी किलर सेल्स एक्टिव हो पाएंगे और ना ही इन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। इसीलिए हमारी बॉडी में HIV सेल्स जो होते हैं ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। मतलब कि ये सेल्स क्या काम करेंगे, ये अपने टी हेल्पर सेल्स क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होना शुरू कर देते हैं, इन्हीं में परफोरिन्स बनना शुरू हो जाएगा, ये नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि टी हेल्पर सेल्स का फैगोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाता है। ये डायग्राम देखिए, इसको समझिए। देखिए ये है हमारा क्या, हमारा नहीं है, दुश्मन है ये हमारा, रेट्रोवायरस है, वायरल आरएनए, ठीक है ना। ये इसका आउटर कैप्सिड है, ये इसके बीच में क्या है, आरएनए भरा हुआ है, जेनेटिक मटेरियल, वायरल प्रोटीन कोट आउटर लेयर वाला है, ठीक है। ये वायरस क्या कर रहा है, देखो ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, फॉस्फोलिपिड की लेयर को क्या कर रहा है, इन्फेक्ट करके अपना जेनेटिक मटीरियल अंदर छोड़ दिया। अपने इस जेनेटिक मटेरियल को इसने क्या कर दिया, अंदर छोड़ दिया। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, ये क्या काम करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करके ये क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा, वायरल डीएनए बनाएगा। ये वायरल डीएनए क्या करेगा, मैक्रोफेजेस को ढूंढना शुरू कर देगा, होस्ट सेल को ढूंढना शुरू कर देगा, और ये होस्ट सेल क्या करेगा, यहाँ पर आकर के क्या करेगा, डीएनए से क्या बन जाएगा बच्चों, आरएनए बन जाएगा। डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, अगेन ट्रांसक्रिप्शन होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, आरएनए से कई सारे यहाँ पर आपके तुम्हारे क्या बन जाएंगे, ढेर सारे रेट्रोवायरस बन जाएंगे। मैक्स मतलब कह लो मल्टीपल नंबर में रेट्रोवायरस बन जाएंगे, एंड देन ये आपके क्या करेंगे, टी हेल्पर सेल्स को नष्ट करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर क्या देखा आपने, देखा ये कि मैक्रोफेजेस क्या हो रहे हैं, ये जो आपके HIV वायरसेस हैं मैक्रोफेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारा आरएनए बनाने में। और मारेंगे किसको, मारेंगे आपके टी हेल्पर सेल्स को, मारेंगे किसको बच्चों, टी हेल्पर सेल्स को। ये एक रिसेप्टर ढूंढते हैं, ये रिसेप्टर कौन से होते हैं, CD4+, ये आपके क्या होते हैं, स्पेशल टाइप के कह लो, टी लिम्फोसाइट्स के ही टाइप होते हैं, जो कि HIV आकर के इनसे क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। HIV आकर के इनसे क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। हाँ ठीक है, ये आप पढ़ लेना, ये मैंने रख दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है, फिर आपको ये बातें और समझ में आ जाएंगी। ओके चलो, इन्फेक्शन तो हो गया। अच्छा, इन्फेक्शन का मोड कौन कौन सा है, ये सिम्टम्स पढ़ने से पहले हम जरा सा ट्रांसमिशन का इनका मोड पढ़ लेते हैं कि फैलेंगे कैसे भैया। चलो मान लो हवा में HIV है, मान लो मिट्टी में HIV है, या कहीं पर HIV है, कैसे फैलेगा, कैसे हमारे शरीर में आएगा। जब हमारे शरीर में आएगा तभी तो हमको बीमार पड़ेगा ना, तो अगर हमको पता रहेगा तो हम क्या करेंगे, अपने आप को HIV से बचा लेंगे। तो चलो देखते हैं कि कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन, संचरण, संचरण कैसे होगा बच्चों, अगर तो अनसेफ कह लो, मतलब कि लेट्स से कि सेक्सुअल इंटरैक्शन हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, लैंगिक संबंध बन रहा है एक महिला और एक पुरुष के बीच में, तो क्या होगा बच्चों, अगर उन दोनों में से कोई भी व्यक्ति HIV से ग्रसित है तो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, यानी कि अनसेफ है। विदाउट एनी प्रोटेक्शन क्या किया जा रहा है, बिना प्रोटेक्शन के अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, लैंगिक संबंध बन रहे हैं, तो क्या होगा,
यहाँ पर क्या हो सकता है, इन्फेक्शन का जो संक्रमण का चांस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सुरक्षात्मक आवरण कह लो यार, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर संक्रमित है, तो संक्रमित होगा तभी, अगर हेल्दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, संक्रमित होगा तो। दूसरा क्या किया जाता है, अगर रुधिर का क्या किया जाएगा, मतलब किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को किसी व्यक्ति का रुधिर दूसरे किसी व्यक्ति को देना है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हिंदी कभी कभी बोलना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, रुधिर आधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। कोई व्यक्ति बीमार है, खून की कमी पड़ गई है और उसको किसी और व्यक्ति का मैचिंग ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को का जो है ब्लड दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जा रहा है। मान लो कि वो व्यक्ति HIV से ग्रसित है और उसका ब्लड क्या किया गया, दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया जो HIV से ग्रसित नहीं था, तब तो HIV उसके शरीर में पहुंच गया है, पहुंच गया तो काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है बच्चों, इसके अलावा जो शेविंग करते हैं, शेविंग करना हो गया, इंजेक्शन लगाना हो गया, ठीक है ना, शेविंग करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, और भी ऐसे कई सारे ऐसे आप कह सकते हो कि केसेस जहां पर इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड सलाइवा का ट्रांसफर हो रहा है। मतलब कि लेट्स से कि कोई व्यक्ति बीमार है, एक व्यक्ति, यहाँ पे लिख लो ऐसे समझो आराम से अच्छे से ये ए जो है ये HIV से ग्रसित है, ठीक है। ये बी वाला जो व्यक्ति है ये बिल्कुल हेल्दी है, ये हेल्दी है। अब इस व्यक्ति का या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, या इन दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, या इन दोनों के बीच में किसी तरह से ये दाढ़ी बनवाने चला गया, शेविंग करवाने चला गया और इसको मान लो कटवट लग गया, उस तरह से उसी सीजर से उसी जो क्या कहते हैं उसको, ये साफ करने वाला उस तरह होता है, इस व्यक्ति को दे दिया गया, ठीक है। कभी मेल कभी फीमेल, इसको समझ लो, ठीक है। और क्या किया गया, मान लो कि इसका सलाइवा इसके मुंह में चला गया, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, और इसको इंजेक्शन लगाया गया, उसी इंजेक्शन से इसको भी दवाई चढ़ाई गई, तो क्या होगा, ये जो HIV है इस व्यक्ति में चला जाएगा। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, या तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, शेविंग के दौरान यूज किया जाने वाला उस्तरा हो गया, ब्लेड हो गया, वही उस्तरा वही ब्लेड दूसरे व्यक्ति को यूज कर मतलब पर इस्तेमाल हो रहा है। इंजेक्शन की जो सिरिंज है वो वही सिरिंज दूसरे व्यक्ति में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो आपका HIV है, जो दुश्मन है, वो क्या होगा, किसी और के ब्लड में किसी और के शरीर में चला जाएगा, या तो सलाइवा के फॉर्म में जाए, या तो ब्लड के माध्यम से जाए, सलाइवा या ब्लड के माध्यम से ही जाएगा। तो आशा करती हूँ कि तुमको ये आपका जो ट्रांसमिशन का मतलब संचरण का जो तरीका है, संचरण का जो मोड है, वो समझ में आ गया होगा। चलिए भैया, इन्फेक्शन तो हो गया, मान लो कि बेचारा कोई बदनसीब हो या बेचारी कोई बदनसीब हो जिसको इन्फेक्शन तो हो गया। अब अगर इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा, सबसे पहले इन्फेक्शन होने से पहले जो वायरस है वो शरीर में पहुंचा, शरीर में पहुंच गया। जब शरीर में पहुंचा तो क्या करेगा, तुम्हारे अंदर मौजूद मैक्रोफेजेस को ढूंढना शुरू करेगा, उसमें से क्या करेगा, बहुत सारे वायरसेस बनाना शुरू करेगा, बहुत सारे HIV वायरसेस बनाना शुरू करेगा। ये HIV वायरसेस क्या करेंगे, T हेल्पर सेल्स को मारना शुरू करेंगे। जब तुम्हारी शक्ति खत्म होने लगेगी, जब तुम्हारा इम्यून पावर खत्म होने लगेगा और तुम्हारा इम्यून पावर T हेल्पर सेल्स तुम्हारे लगभग 200 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड पहुंच गए हैं, उससे भी कम हो गया, इससे भी कम हो गया, तब क्या होगा, तब संक्रमण के कुछ लक्षण आपको दिखेंगे, संक्रमण के कुछ लक्षण आपको क्या होंगे, दिखेंगे। इससे पहले तक ये क्या करेंगे, आपके T हेल्पर सेल्स को मारना शुरू करेंगे। जब ये आपके शरीर में मौजूद हैं और आपके T हेल्पर सेल्स को मार रहे हैं, उस समय पीरियड को, उस टाइम पीरियड को इनक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है, इनक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है, ठीक है बच्चों।
और जब इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो गया है, जैसे ही सिम्टम दिखा, ये आपका क्या हो गया, सिम्टम्स दिख रहे हैं, इन्फेक्शन हो गया। क्या कहेंगे, इन्फेक्शन हो गया है। तो संक्रमण के लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि इंसान जो है वो इस फला बीमारी से ग्रसित है। ये एक्चुअली ये इसके सिम्टम्स ना 2-4 दिन में दिखते नहीं है, बड़ा लंबा समय लेता है इसके सिम्टम्स दिखने में। डिपेंडिंग ऑन द बॉडी, डिपेंडिंग ऑन द पावर ऑफ इम्यूनिटी, बड़ा लंबा समय लेता है बच्चों। कई बार ये आपका लगभग मान लो कि साल भर, 2 साल, 3 साल, 6 महीना, 8 साल, 5 साल, 6 साल, इतना समय ले लेता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इनमें से आपको कुछ सिम्टम्स दिखना शुरू हो गया, कुछ सिम्टम्स दिखना शुरू हो गया। क्या हो गया कि खांसी आने लगी, कमजोरी आने लगी, सिर दर्द होने लगा, बुखार आने लगा, वीकनेस फील होने लगी है, थकावट होने लगी है, भूख कम लग रही है और शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, दुबलापन होता जा रहा है, तो आप बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर आप दिख रहा है कि आपकी बॉडी जो है इम्प्रूव होने के बजाय दिन ब दिन क्या हो रही है, बिगड़ती जा रही है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। ठीक है ना। चलिए हाँ, तो ये है आपकी, ये सब आपके क्या हैं, क्या है, सिम्टम्स हैं, जिससे आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि HIV हुआ है कि नहीं हुआ है। ना हो यार, किसी को भी ना हो। एनीवे, अब जांच कैसे होगी बच्चों, डॉक्टर जांच कैसे करेगा, कैसे पता करेगा कि कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित है कि नहीं है। तो जांच के लिए एलिजा नाम का एक टेस्ट होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे नाम का एक टेस्ट होता है। ये जो टेस्ट है ये आपकी बॉडी में ना एंटीबॉडीज को ढूंढेगा। किसको ढूंढेगा बच्चों, एंटीबॉडीज को ढूंढेगा ये आपकी बॉडी में, कि जो एंटीबॉडीज हमेशा एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनते हैं, राइट। कोई सा भी वायरस, कोई सा भी पैथोजन आपकी बॉडी में जा रहा है, उसी टाइप का रिस्पॉन्स आपकी बॉडी देगी, यानी एंटीबॉडीज बनेंगे। तो अगर HIV का इन्फेक्शन हुआ तो HIV से बचाने के लिए आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी। तो अगर HIV से बचने के लिए एंटीबॉडीज बना तो डॉक्टर पता कर लेता है कि क्या हुआ है, कोई व्यक्ति जो है वो HIV से इन्फेक्टेड है। लेकिन क्योंकि इसके सिम्टम्स इतनी आसानी से दिखते नहीं हैं, ये इतनी आसानी से उजागर नहीं होता है, तो एलिजा का टेस्ट बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होता है। तो क्या किया जाता है, तो दूसरा टेस्ट किया जाता है, PCR। जिन्होंने पढ़ा हुआ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्या किया जाता है, अपराधी का पता लगाने के लिए भी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराया जाता था। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करेगा, तुम्हारे DNA या RNA जेनेटिक मटेरियल को और एम्पलीफाई करता है, उसका नंबर और बढ़ा देगा। जब नंबर और बढ़ा देगा, सीक्वेंस एंड फला चीज़ों को देख करके, पता करके हम बता सकते हैं कि क्या समस्या है। ठीक है ना। ठीक, ये बात हो गई है आपके बच्चों। तो इस तरह से क्या किया जाता है, HIV का जांच किया जाता है तुम्हारा। ठीक है, HIV के टाइप्स भी होते हैं, HIV1, HIV2। HIV1 जो है बहुत कॉमन है और यही डेडली होता है, यही लीथल भी होता है। ये आपके CD4 कोशिकाओं की संख्या आदि के द्वारा एड्स की जांच की जाती है। CD4 क्या है आपके, ये हैं आपके T4 लिम्फोसाइट्स हैं। ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा बच्चों, देखो ट्रीटमेंट एक्चुअली एड्स का कोई ट्रीटमेंट है नहीं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अब कंप्लीट रूप से वो क्या है, HIV से ग्रसित हो गया है, अर्ली सिम्टम्स हैं, तो कुछ दवाइयां दे करके उन सिम्टम्स को क्या किया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, मतलब वो उसको सप्रेस कर दिया जाएगा उसके संक्रमण को। लेकिन अगर कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित है तो फिर उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, तब क्या किया जाता है कि जो पेन हो रहा है, जो तकलीफ हो रही है, उसको कम किया जा सकता है, ट्रीट नहीं किया जाता है। ये अनक्योरेबल डिजीज है, तो बस क्या किया जाएगा, तकलीफ कम हो, मतलब जितने साल जीना है वो थोड़ा सा अच्छे से जी ले, परेशानी ज़्यादा ना हो, बट अल्टीमेटली डेथ हो ही जाती है। तो अभी तक इस रोग से मुक्ति के लिए कोई दवा, टीका, तरीका विकसित नहीं हुआ है। और कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो दी जाती हैं, एजियोथाइमिडीन नाम की दवा है, और कुछ विभिन्न प्रकार की दवाइयां हैं, सुरामीन है, राइवोवायरिन है। ये सब आपके क्या हैं, ये सब दवाइयां हैं जो HIV के संक्रमण को क्या करती हैं, इनिशियली रोकती हैं। एंड क्या करेंगे ये, बाद में कुछ सप्रेसेंट दिया जाएगा ताकि पेन वगैरह, तकलीफ वगैरह जो है उसको कम किया जा सके। तो दिस वाज दी
ट्रीटमेंट। अच्छा देखो, ये तो इसका क्योर नहीं हो सकता है, राइट, इसका क्योर नहीं हो सकता है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंट कर लो इसको। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं बच्चों? होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो, होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो। दूसरा, अनसेफ इंटरकोर्स ना हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अनसेफ, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग sexual intercourse with your partner or with multiple partners or even like married couple having intercourse, so it's better कि या तो मतलब टेस्ट हुआ रहे, पता रहे कि हाँ बोथ ऑफ देम आर हेल्दी, इस तरीके से हैं। अगर नहीं है तो जस्ट गो फॉर हेल्दी सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट, ऐसा किया जा सकता है। अब फला फला कमेंट मत करना तुम लोग, ये तरीका है बच्चों इससे, ठीक है ना। दुनिया भर की इधर उधर की बातें करके ये नहीं है, दकियानूसी ख्यालात नहीं लाने से हैं। जागरूकता फैलाइए, बहुत बड़ी समस्या होती है। नाउ, एड्स पीड़ित महिला को गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। हाँ, ट्रांसमिशन में एक तरीका तो मैं भूल ही गई। अगर मदर HIV से इन्फेक्टेड है, मदर HIV से इन्फेक्टेड है, तो ये HIV प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के शरीर में जा सकता है, फीटस को भी नुकसान पहुंचा सकता है, यानी फीटस को भी संक्रमित कर सकता है। तो अगर फीमेल जो HIV से ग्रसित है तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करे, प्रेगनेंसी ना होने दे, वरना उसके साथ साथ बच्चा भी क्या हो जाएगा, HIV से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, यही स्वस्थ व्यक्ति को सुरक्षित यौन संबंध रखने चाहिए, है ना। ये जो भी है, सुरक्षित यौन संबंध अपनाने के समय कॉन्डोम वगैरह का यूज करना चाहिए। एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। देखिए, एड्स जो है बच्चों, एड्स का तरीका ऐसा नहीं है कि कोई खांस दिया, कोई छींक दिया, किसी से हाथ मिलाने से उसको आपको एड्स हो जाएगा, या कोई मान लो एड्स से जो बीमार व्यक्ति है उसके पास बैठने से आपको एड्स हो जाएगा, उसके साथ बात करने से आपको एड्स हो जाएगा, या उसके कपड़े छूने से आपको एड्स हो जाएगा। नहीं, ये इस तरह की बीमारी नहीं है। जहाँ जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अगर उसकी बॉडी का फ्लूइड आपके शरीर में जा रहा है तभी HIV दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो भेदभाव जैसा कुछ या इल ट्रीटमेंट मत अपनाइए। हमारे देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन है जो कि क्या करता है, और कई सारे ऐसे NGOs हैं जो मिल करके एड्स के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। WHO ने भी कई सारी गाइडलाइंस निकाली हुई हैं, और 1 दिसंबर को हर साल क्या किया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। देखिए बच्चों, एड्स जो है ये अनफॉर्चुनेट बहुत इंसान होगा जिसको ये बीमारी होती है, क्योंकि बोथ एड्स एंड कैंसर्स बोथ आर डेडली डिजीजेज एंड मौत से ज़्यादा भी हानिकारक होते हैं, मौत से ज़्यादा पेनफुल होते हैं ये डिजीजेज। आई हैव सीन पीपल सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सो मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर आई हैव सीन, एंड लिटरली आई क्राइड देयर। मतलब इतना पेनफुल होता है, इतना ज़्यादा बुरा कंडीशन होता है कि इट्स बेटर टू डाई रादर लिव इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा आप इनसेंसिटिव मत बनिए जो लोग बीमार हैं, या मतलब और दूसरा ये करो कि जो लोग बीमार नहीं हैं उनको समझाओ कि बेटा ये चीज़ें होती हैं, मनमानी कुछ भी इधर उधर मत करो, सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो, एंड अनसेफ सेक्सुअल रिलेशंस बनाते हो, दुनिया भर का मल्टीपल पार्टनर रखते हो, ये सब चीज़ें जो भी है, मतलब जो भी है, दीज आर ऑल आर पर्सनल चॉइसेस, बट बी केयरफुल वट एवर यू आर डूइंग, राइट। सो इसी नोट के साथ अपना ख्याल रखिए और तैयारी अच्छे से करते रहिए, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए आप सभी लोग।